वेलकम टू राष्ट्रीय क्लासेस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। देन इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वी हैव द हाईवे इंजीनियरिंग। सो उसमें हम लोग पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जितना भी सारा टॉपिक्स है, जैसे पेवमेंट डिजाइन, पेवमेंट मटेरियल्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बाद हम लोग रेलवेज भी पढ़ेंगे। सो ये पूरा सीरीज हम लोग 15-20 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। हर दिन एक एक वीडियो आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। सो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स में पहली बार कौन आए थे? रोमन्स। सो रोमन रोड कंस्ट्रक्शन, सो इट वाज प्रिफर्ड फॉर एनिमल ड्रिवन व्हीकल। सो रोमन ने जो रोड कंस्ट्रक्शन किया उनका प्रेफरेंस था टू यूज इन एनिमल ड्रिवन व्हीकल। देन द एक्सकैवेशन वाज डन अप टू द हार्ड सरफेस एंड द टॉप सॉइल वाज रिमूव। सो उन्होंने क्या किया, जहां तक उनको हार्ड सरफेस नहीं मिल रहा था वहां तक वो लोग एक्सकैवेट करते गए और टॉप सॉइल को रिमूव करते गए। Then the removed portion of topsoil is filled up with different size stone. So जो टॉप सॉइल या टॉप सरफेस हमारा जो रिमूव हो रहा था बार बार, जहां तक वो लोग हार्ड सरफेस नहीं मिल रहा है एक्सकैवेशन करके, तो जितना भी हमारा गैप बन गया था उसको वो लोग फिलअप कर दिए डिफरेंट साइज स्टोन डाल के। द थिकनेस ऑफ द रोड वाज 0.75 टू 1.2 मीटर। सो हमारा जो रोड का थिकनेस था वो था 0.7 टू 1.2 मीटर। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रोमन रोड कंस्ट्रक्शन इज नो स्लोप वाज प्रोवाइडेड। क्योंकि हम लोग को पता है कि रोड का सबसे बड़ा एनिमी है पानी। पानी को मूव करने के लिए हमें चाहिए क्या? स्लोप। Romans, though it was for the first time they had planned for animal driven vehicles, so no slope was provided under the Roman road construction. The top surface was labeled. So जो top surface है वो उन्होंने लेबल कर दिया था। so यहाँ पे रिमेम्बर करने के लिए क्या क्या चीज है? The first thing is it was preferred for animal driven vehicle. Excavation was done up to hard surface. The top soil was filled up with different size stone. थिकनेस था 0.75 टू 1.2। स्लोप प्रोवाइड नहीं किया गया था। ट्रेशगट ट्रेशगट व्हाट ही डिड फर्स्ट, ही रिड्यूस द थिकनेस अप टू 30 सेंटीमीटर। जो थिकनेस था हमारा 0.75 टू 1.2 मीटर, उसको वो पहले रिड्यूस किए 0.30 सेंटीमीटर को रिड्यूस कर दिए। फिर उन्होंने स्लोप प्रोवाइड किया कितना? 1 in 48, 1 in 45 ऑन द टॉप सरफेस। सो टॉप सरफेस पे उन्होंने स्लोप प्रोवाइड किया कितना? 1 in 45। देन व्हाट द न्यूएस्ट थिंग व्हाट ही डिड ट्रेसागढ़, उन्होंने साइड ड्रेन्स भी बनाए। क्योंकि जो पानी हमारा जो ड्रेन आउट होगा रोड से, वो जाके कहाँ जाएगा? वो अगर फिर से उसको फिर से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो फिर से वापस वो रोड के ऊपर आ जाएगा। देन ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग साइड ड्रेन्स। वहां पर भी स्लोप चाहिए, क्योंकि फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर वी नीड स्लोप। पानी को जाने के लिए स्लोप चाहिए, बिना स्लोप में क्या होगा? पानी स्टैग्नेंट हो जाएगा। सो ही कंस्ट्रक्टेड साइड ड्रेन्स और वहां पे उन्होंने स्लोप कितना दिया? 1 in 20। देन हु केम? मेटाकल्फ। मेटाकल्फ ने देखा कि रोमान ने जो प्रेफरेंस दिया वो सही है, फिर ट्रेसागट ने कुछ चेंजेस किया वो सही है। ही और ओनली सजेस्टेड दैट द शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट्स मस्ट बी कंसीडर्ड। सो हम लोग जो रोमान रोड में पढ़े थे कि टॉप सरफेस को उन्होंने हार्ड सरफेस जहां तक नहीं मिल रहा वहां पे एक्सकैवेशन कर रहे हैं, उसके बाद टॉप सरफेस को लेबल कर रहे हैं, फिर फिलअप कर रहे हैं वो एक्सकैवेशन को डिफरेंट साइज स्टोन से। सो मेटाकल्फ बस बोले कि जो एग्रीगेट फिलअप हो रहा है उसका शेप एंड साइज थोड़ा मॉनिटर होना चाहिए। देन केम टेलफोर्ड। टेलफोर्ड first point what he told, the layer system was introduced for the first time in this construction method। टेलफोर्ड ने बोला बाकी सब ठीक है, आप थिकनेस रखिए 30 सेंटीमीटर, स्लोप रखिए 1 in 45, आप साइड ड्रेन में स्लोप रखिए 1 in 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेयर सिस्टम में रोड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। एक लेयर में एग्रीगेट, दूसरे लेयर में फिर सॉयल, फिर एग्रीगेट, फिर बिटुमेन, जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं मिक्स करके नहीं यूज करेंगे, लेयर लेयर वाइज यूज करेंगे। देन व्हाट ही टोल्ड, डिफरेंट मटेरियल्स इन डिफरेंट लेयर्स टू बी प्लेस्ड। ऐसा नहीं कि एक लेयर में मिक्स करके डाल देंगे लेयर, वैसे नहीं, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट लेयर। अगर एक में इस साइज का एग्रीगेट डाल रहे हैं, उसके ऊपर सॉइल डाल रहे हैं, उसके ऊपर और एक कुछ मटेरियल डाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होना चाहिए। और एक चीज क्या सजेस्ट किया जो कि इंपॉर्टेंट है, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल वाज यूज्ड इन द टॉप सरफेस। टेलफोर्ड क्या बोले, जो कि रोमान ने गलती किया था, रोमान ने क्या किया था, जहां तक उनको हार्ड सरफेस नहीं मिल रहा था वहां तक एक्सकवेशन किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो नीचे का जो पार्ट है पहले से वो जो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल उनके पास था, जो हार्ड क्वालिटी मटेरियल उनके पास था, वो नीचे से ऊपर डालना स्टार्ट किया। टॉप सरफेस में जो बच गया उसको डाल के लेबल कर दिया। लेकिन टेलफोर्ड ने बोला नहीं, ये गलत है, आपको ऊपर में टॉप सरफेस में हमारा बेस्ट क्वालिटी मटेरियल देना चाहिए। क्योंकि एग्जैक्टली हमारा जो गाड़ी का लोड है वो पहले टॉप सरफेस में आता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्लोली मूव करते जाता है डाउनवर्ड।
Then finally कौन है? Macadam. So Macadam, what he told, the thickness was reduced and the slope was provided at the bottom and top of the road surface. Macadam क्या किए, जो 30 सेंटीमीटर थिकनेस था उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिए, और क्या किए, ट्रेसागट क्या किए थे, 1/45 का जो स्लोप है वो बस उन्होंने दिया था टॉप सरफेस में। मैकेडम बोले नहीं, बॉटम सरफेस में भी स्लोप होना चाहिए, क्योंकि जो पानी पेनिट्रेट होता है, पानी जो इन्फिल्ट्रेट होता है रोड में, वो नीचे जाके भी मूव होना चाहिए, नहीं तो वो बिटुमेन के साथ मिक्स होके फिर खराब कर देगा। बिटुमेन या कोई भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप यूज करें उसको खराब कर देगा। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला कि स्लोप जो प्रोवाइड हो रहा है वो बॉटम और टॉप दोनों में होना चाहिए। और कितना स्लोप प्रोवाइड होना चाहिए? 1/36। वहां पे उन्होंने 1/45 बोला था, इन्होंने बोला कि 1/36 टॉप एंड बॉटम दोनों में होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द रोड डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। सो 20th सेंचुरी में रोड डेवलपमेंट कैसे हुआ? सो रोड डेवलपमेंट होने के लिए क्या, हमें एक मिनिस्ट्री चाहिए, हमें एक प्लानिंग कमेटी चाहिए, हमें ग्रुप चाहिए, मेंबर चाहिए, जो इन लोग सबको मॉनिटर कर सके। सो 1927 में एक जयकार कमिटी फॉर्मेशन हुआ, एम आर जयकर है, उन्होंने कमिटी फॉर्मेशन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव देम द अपॉर्चुनिटी कि 1927 में जयकार कमिटी फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने एक साल लगाया मॉनिटर करने के लिए कि कैसा कैसा क्या होना चाहिए, कौन मॉनिटर करेगा, कौन मेंटेन करेगा, फंडिंग कहाँ से आएगा, कौन से सिटी में या कौन से एरिया में रोड करने के लिए अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा क्राइटेरिया रिकमेंडेशंस वो लेके आए। फिर एक साल के बाद 1928 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। क्या रिकमेंडेशंस था उनका? पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रोड बना देगा, ऐसा नहीं। उसमें एक नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। उस रोड को यूज करने के लिए लोग होना चाहिए। इट शुड बी वैलिड, it should be unnecessary. You cannot spend money in the construction of road. It should be valid, it should have some national interest, it should have it should fulfill the demand of the public, then you are applicable for construction of road. Proper monitoring and controlling, प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होना चाहिए। इसको आजकल कौन कर रहा है? इंडियन रोड कांग्रेस, जो आईआरसी है, इंडियन रोड कांग्रेस, वो आजकल प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि फंड्स अरेंज होना चाहिए, तुम्हारे पास फंड होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगोगे या स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद फंड है रोड डिजाइन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, दैट यू हैव टू मेंशन, आपको फंड कहाँ से ला रहे हैं। सो फंड रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन रोड्स प्रोवाइडेड बाय सीआरएफ। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक है सेंट्रल रोड फंड, वहां से भी आप कुछ पैसा ला सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ये जो सेंट्रल रोड फंड है, ये कहाँ से पैसा लाता है? इट गेट्स इट्स मनी फ्रॉम द एक्स्ट्रा टैक्स ऑन फ्यूल। एक्स्ट्रा टैक्स जो फ्यूल से आ रहा है, उसका जो पैसा है वो डायरेक्टली जा रहा है सेंट्रल रोड फंड में। सो सेंट्रल रोड फंड का काम है, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रोड बना रहा है, अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए या दैट रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे है, उसमें वो बनना जरूरी है, तो सेंट्रल रोड फंड से आप पैसा उठा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होना चाहिए, जो विच इज डन बाय सीआरआरए। ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दिस इज द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो इस सीआरआरए का काम क्या है जनरली? वो हमेशा हर साल रिसर्च कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा मटेरियल इकोनॉमिकल है, कौन सा मटेरियल आजकल मतलब एक्सट्रूड हो गया, उसको यूज नहीं करना चाहिए, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। ये जितना सारा रिसर्च रोड में हो रहा है, वो होना चाहिए, वो सीआरआरए कर रहा है। सो याद रखिए, मॉनिटर कर रहा है इंडियन रोड कांग्रेस, फंड प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल रोड फंड, एंड रिसर्च करके उन्हें नया नया आइडिया या नया नया कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? सेंट्रल रिसर्च रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन कम्स द रोड प्लान इन इंडिया। जब कमिटी बन गया, अभी वो लोग फिर प्लान में उतर आए। सो द फर्स्ट प्लान इज द नागपुर रोड प्लान। द फर्स्ट प्लान इज द नागपुर रोड प्लान, जो कि 1943 से लेके 63 तक हुआ था। जनरली इंडिया में जो रोड प्लान होता है वो 20 साल के लिए होता है। तो इन इंडिया द रोड प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एज 20 इयर्स प्लान। सो 1943 में वो कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर में, वहां पे डिसाइड हुआ कि ऐसे ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन होगा। कॉन्फ्रेंस हुआ था चीफ इंजीनियर्स का। सो 1943 से जब स्टार्ट हो रहा था 1963 तक होना चाहिए। लेकिन ये जो रोड प्लान और ये जो कॉन्फ्रेंस में जो डिसाइड हुआ था जितना किलोमीटर रोड बनना चाहिए, जो होना चाहिए, वो 2 साल पहले खत्म हो गया था, मतलब 1961 में ये खत्म हो गया था। So a conference of all chief engineers took place in 1943 and the central government of India took responsibility for the construction and development of roads. The road density for Nagpur plan was 16 kilometer per 100 square kilometer of the area of the country. हमारे कंट्री में
हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 16 किलोमीटर रोड होना चाहिए। यह नागपुर रोड प्लान में डिसाइड हुआ। द नागपुर प्लान वाज कंक्लूडेड इन 1961, 2 years अर्लियर। 2 साल पहले ही उनका जो टारगेट था वो फुलफिल हो गया। द टारगेट रोड लेंथ इन दिस प्लान वाज 5,32,700 किलोमीटर। द रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड एज पर द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। आगे जाके हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ रोड पैटर्न क्या होता है, सर्कुलर पैटर्न, ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न और ब्लॉक पैटर्न। सो आपको याद रखना है कि नागपुर रोड प्लान जो बना था उसका स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में बना था। इन द नागपुर प्लान द क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ, नागपुर प्लान में पहला द बेस्ट थिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट नागपुर प्लान है, इसी में रोड क्लासिफिकेशन पहली बार हुआ था। मतलब नेशनल हाईवे कौन सा है, स्टेट हाईवे कौन सा है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सा है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सा है, विलेज रोड कौन सा है, ये पहली बार क्लासिफिकेशन नागपुर रोड प्लान में हुआ था। देन हमारा आता है बॉम्बे रोड प्लान। तो जैसे कि 1963 में खत्म होना चाहिए, 1961 में खत्म हो गया, तो हमारा बॉम्बे रोड प्लान हो गया 1961 टू 1981। द बॉम्बे रोड प्लान वाज इनिशिएटेड इन 1959 बाय इंडियन रोड कांग्रेस। द डेवलपमेंट अलाउंस फॉर द बॉम्बे रोड प्लान वाज 5%, और द रोड डेंसिटी फॉर दिस प्लान वाज 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। वहां पे जब स्टार्ट हुआ था 16 किलोमीटर हुआ था, उसका डबल हो गया, मतलब 100 पर एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर 32 किलोमीटर रोड बन जाना चाहिए पूरे इंडिया में। सो द टारगेट रोड लेंथ वाज 10,57,330 किलोमीटर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है बॉम्बे रोड प्लान का, यहाँ पे 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने का भी प्लानिंग हुआ था। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर, विलेज रोड के बाद 1600 किलोमीटर एंटायर इंडिया में मिला के एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, ये भी बॉम्बे रोड प्लान में डिसाइड हुआ था। देन द फाइनल प्लान वाज द लखनऊ रोड प्लान, जो कि 1981 से लेकर 2001 तक हुआ था। With the help of various organizations, the Ministry of Shipping and Transport prepared the Lucknow Road Plan and initiated in 1981. So Ministry of Shipping and Transport इसको initiate किए थे 1981 में, और उसका था लखनऊ रोड प्लान। सो टारगेट रोड डेंसिटी कितना था, 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। नागपुर का था 16 किलोमीटर, बॉम्बे का था 32 किलोमीटर, और लखनऊ का आ गया 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टुवर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरमेंट क्वालिटी एंड सेफ्टी मेजर्स। सो धीरे धीरे जैसे इन द कमिंग ईयर्स और द ग्रोइंग ईयर्स उन लोग का प्रायोरिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो द रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड एज पर द स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न। सो नागपुर प्लान जो बना था स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न, और बॉम्बे लखनऊ का जो बना है, जो रोड आजकल चल रहा है, वो है स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न। देन इंजीनियरिंग सर्वेस फॉर हाईवे अलाइनमेंट। सो हाईवे का जो अलाइनमेंट होगा, जो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए पहले सर्वे होना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्वेज आर यूज्ड टू लोकेट द हाईवे अलाइनमेंट वंस द एरिया हैज बीन सर्वेड। Before a highway alignment is finalized in a new highway project, engineering services are to be carried out. The engineering service may be completed in the following 4 stages. So project start होने से पहले ये चारों जो प्रोसीजर है, ये जो चारों जो सर्वे है, ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद उनका मटेरियल आ जाएगा, उनका इक्विपमेंट आ जाएगा, और वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द इंजीनियरिंग सर्वेस? पहले होता है उनका मैप स्टडी, उसके बाद होता है रिकोनेंस सर्वे, उसके बाद होता है प्रिलिमिनरी सर्वे, उसके बाद होता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। सो आप अगर समझना चाहेंगे, मैप स्टडी में क्या होता है, एक एरिया का, अगर सिटी का कहीं पे भी आपका रोड बनाना है, तो उसका पहले टॉपोग्राफिकल मैप देखेंगे, जो रिड्यूस लेवल है वो देखेंगे, स्लोप कहाँ है, कितना है, वहां पास में मंदिर है क्या है। सो टॉपोग्राफिकल मैप में हमें ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ से कहाँ रोड बनाना है, उसके बीच में क्या क्या आ रहा है। रिकोनेंस सर्वे, रिकोनेंस सर्वे क्या होता है, ये एक रफ इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें कोई डिटेल एनालिसिस नहीं होता है, इसमें बस एक रफ इन्वेस्टिगेशन होता है। मतलब जैसे प्लानिंग प्लानिंग होता है बस, कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे बनाना है, इतना किलोमीटर बनाना है, इतना लेन बनाना है, ये आपको पब्लिक को कुछ टाइप का, किस टाइप का पब्लिक को यूज करने के लिए है, मतलब ये नेशनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है, ये एमडीआर ओडीआर क्या बनाना है, वो सब प्लानिंग रिकोनेंस सर्वे में किया जाता है। कोई डिटेल एनालिसिस किया जाता नहीं है, जस्ट याद रखिए रफ एस्टिमेशन होता है। प्रिलिमिनरी सर्वे में वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। प्रिलिमिनरी सर्वे में हमें सॉइल टेस्टिंग करना पड़ता है, मटेरियल क्या मतलब मटेरियल क्या लगाना है उसको डिसाइड करना पड़ता है, पेमेंट का रिजिड पेमेंट करना है या फ्लेक्सिबल पेमेंट करना है, बिटुमेन से बनाना है, आसफॉल्ट से बनाना है, किससे बनाना है, सारा चीज तुम्हारा सॉइल सर्वे से लेके सॉइल टेस्टिंग तक, रोड सर्वे, सारा कुछ प्रिलिमिनरी सर्वे में हो जाता है। और ये जो फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे जो होता है, इसको बोला जाता है डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, सारा कुछ प्लान
मतलब मैप स्टडी में हमें क्या ऑब्जेक्टिव मिला, रिकोनेंस सर्वे में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, प्रिलिमिनरी में हमारा ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट क्या था, सारा एक डिटेल्ड रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जाके उस ऑफिस में सबमिट करना है। उसके बाद हमें काम करने के लिए परमिशन मिलेगा। वंस वो चेक हो जाएगा तो परमिशन मिलेगा। सो याद रखिए, मैप में टोपोग्राफिकल मैप स्टडी होता है, रिकोनेंस में रफ एस्टिमेशन होता है या रफ प्लानिंग होता है, और प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे में हमारा सॉइल एनालिसिस हो गया, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, मटेरियल किस टाइप का यूज करना है, उसका अगर टेस्ट करना है, सो सारा कुछ ये प्रिलिमिनरी सर्वे में होता है। उसके बाद आता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे में क्या होता है, डीपीआर बनाना पड़ता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनाना पड़ता है। So in map study, likely routes of the roads with the help of a topographic map of the area is overviewed. So route कहाँ से कहाँ बनेगा वो topographical map से idea आ जाता है। In a reconnaissance survey is a rough investigation and not a detailed survey. Okay. The main objective of preliminary survey is to collect physical information and details of topography, drainage, earthwork, and to estimate the quantity of earthwork materials and other construction aspects. Then in final location and detail survey, a detailed project report is made and is finalized at the design office. Begin with road patterns in India. So road pattern depends on the locality, layout of different towns, villages, industrial area, production center and choice of planning engineer. So हमारा जो रोड का जो पैटर्न हम लोग चूज करेंगे, क्या बनाना है, स्क्वायर एंड ग्रिड बनाना है या सर्कुलर बना रहा है या हेक्सागोनल बनाना है, जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे वो डिपेंड करता है लोकेलिटी कहाँ क्या है, लेआउट क्या है टाउन का, विलेजेस का या इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रोडक्शन सेंटर है या प्लानिंग इंजीनियर के हिसाब से रोड पैटर्न डिसाइड होता है। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज: rectangular or block pattern, hexagonal pattern, radial or star and block pattern, then radial or star and circular pattern, radial or star and grid pattern. So पहला है rectangular और block pattern, उसके बाद आता है hexagonal, radial और star and block, radial or star and circular, radial or star and grid pattern. So the first one is rectangular or block pattern. In this pattern, the whole area is divided into rectangular block in which the main road and the branch roads are connecting each other at right angle. So हमारा जो इन रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है, जो हमारा मेन रोड है और ब्रांच रोड है, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर. द मेन रोड इज वाइडर एंड ड्राइव हेवी ट्रैफिक एज कंपेयर टू ब्रांच रोड. सो मेन रोड में हेवी ट्रैफिक जाता है और ये जो ब्रांच रोड है इसमें हमारा ट्रैफिक लेस होता है. बट यू हैव टू रिमेंबर द मेन रोड एंड द ब्रांच रोड आर हैविंग ए एंगल ऑफ 90 डिग्री. दिस रोड पैटर्न इज मोस्टली यूज्ड इन सिटी एरिया. तो सिटीज में हमेशा ये पैटर्न देखने को मिलता है. ड्यू टू परपेंडिकुलर जंक्शन बिटवीन मेन रोड एंड ब्रांच रोड देयर इज इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ एक्सीडेंट. इसमें एक्सीडेंट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रांच रोड से अगर मेन रोड में कोई निकल जाता है बिना हॉर्न दिए या बिना देखे कि कोई आ रहा है कि नहीं, सो देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. तो जितना अच्छा है उतना खराब भी है. ठीक है, अच्छाई क्या है इसमें कि हमें स्पेस मिलता है, मेन रोड हमारा वाइड रहता है, हेवी ट्रैफिक को ड्राइव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ब्रांच रोड राइट एंगल में है सो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन एक प्रॉब्लम क्या था, ब्रांच रोड से अगर मेन रोड में कोई जा रहा है या मेन रोड से ब्रांच रोड को कोई जा रहा है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगा, इसीलिए देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. द रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न इज अडॉप्टेड इन सिटीज रोड ऑफ चंडीगढ़ इन इंडिया. सो आप चंडीगढ़ में अगर जाएंगे तो चंडीगढ़ में जनरली यू विल फाइंड this road rectangular and block pattern. Then we have the hexagonal pattern. In this pattern the entire area is divided into hexagonal block. So आपका गाड़ी ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, गाड़ी ऐसे भी जाके ऐसे जा सकता है, ऐसे भी आके ऐसे जा सकता है. So ऐसे hexagonal pattern में हमारा road pattern divide हुआ है. Three roads meet the built up area boundary. Three roads meet the built up area boundary by the side of hexagon at every corner which can be further divided into suitable size. So आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे एक जा रहा है कनेक्शन, यहाँ पे एक जा रहा है, यहाँ पे एक. So three roads meet the built up area boundary by the side of the hexagon. So तीन रोड एक जगह पे built up area पे मीट हो रहा है जो कि हेक्सागन का साइड होगा. This road pattern require more roads, more wide roads, perfect combination of traffic sign, regulation devices to minimize the risk of due to the three road junction at the corner of each. So ये जो रोड है, रोड पैटर्न है, ये थोड़ा कॉस्टली है. ये जो रोड पैटर्न है ये थोड़ा कॉस्टली है. क्यों कॉस्टली है, हमें वाइड रोड चाहिए कंस्ट्रक्शन, फिर ट्रैफिक साइन एंड रेगुलेशन डिवाइसेस बहुत सारा चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस है. ओके, सो ये रोड पैटर्न जितना अच्छा है उतना बुरा क्या है, इसमें कॉस्टली है. ये बहुत कॉस्टली है. कॉस्टली क्यों है,
हमें बहुत सारा ट्रैफिक साइन एंड रेगुलेशन डिवाइसेस हेक्सागोनल पैटर्न में चाहिए. Then comes the radial or star and block pattern. So the radial or star and block pattern is a combination of star and block road pattern in which the main road are radially outwarded from the central business area. जो central business area है वहां से radially out हो रहा है, जो branch road है, जो main road है, वो central business area से outward explore हो रहा है. The area between the radial main roads follow the block pattern. So ये जो रेडियल मेन रोड है ये फॉलो कर रहे हैं ब्लॉक पैटर्न, यहाँ पे फॉलो हो रहा है हमारा रेडियल और स्टार पैटर्न, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न. इन दिस रोड पैटर्न if one radially outward main road block then another can be used as alternative which is a significant. So अगर एक रोड ब्लॉक हो जाए तो आप बिजनेस एरिया से यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ मूव कर सकते हैं. सो बिजनेस एरिया से बाहर निकलने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न में रोड बना गया जो कि बिजनेस एरिया से आउटवर्ड ही एक्सप्लोर हो रहा है. देन कम्स रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न. सो यहाँ पर भी एक बिजनेस एरिया है, यहाँ पर भी एक बिजनेस एरिया है, ठीक है. In this road pattern, the entire area is divided into radial networks of main road, which is outward from the central business area. So यहाँ पर भी वैसे ही central business area से फिर से main road radial network में divide हो रहा है. And the area between the two main roads is divided by the circular branch road, which is called as ring road. So ये है circular pattern है. This road network is safe as compared to other network because the vehicle travel in the same direction and the junction of road is less. तो यहाँ पे जो व्हीकल ट्रेवल कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे रोड जंक्शन बहुत कम है, इसलिए रोड नेटवर्क यहाँ का बहुत सेफ है. एंड ऑल्सो द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रैफिक फ्लो. अगर डायरेक्शन से में रोड ट्रेवल स्पीड सही है तो हमारा एफिशिएंसी रहेगा ट्रैफिक फ्लो में. देन द पैटर्न इज रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न. In this pattern, main roads are perpendicularly interconnected by branch road, which follows the grid pattern. So यहाँ पे जो main road है और branch road है, they are perpendicular interconnected है, लेकिन वो एक follow कर रहे हैं grid. ये grid है, ये grid है, ये grid है. Okay, this road pattern is to provide the high land usage density. So ये जो radial और star and grid pattern है, इसका सबसे benefit क्या है? हम लोग पूरे land density को पूरा use कर पा रहे हैं. जनरली क्या होता है रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग पूरा लैंड को यूज नहीं कर पाते हैं, कुछ लैंड को हमें वहां पे फुटपाथ देना पड़ता है, कुछ लैंड में हमें रोड बिल्डिंग लाइन है ये है. सो उसी हिसाब से क्या होता है लेन कम हो जाता है, ठीक है. लेकिन ये जो अगर हम लोग रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न फॉलो करते हैं तो हमारा लैंड यूसेज डेंसिटी हमेशा हाई रहता है. इट इंप्रूव्स द ट्रैफिक फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, हाई व्हीकुलर सेफ्टी एंड रिड्यूस द ट्रैफिक कट ऑफ. सो अगर हमारा लेन ज्यादा हो गया है या ट्रैफिक लैंड यूज डेंसिटी बढ़ गया है तो हमारा ट्रैफिक मूवमेंट या ट्रैफिक फ्लो दो डायरेक्शन में हो पाएगा और सेफली हो पाएगा. देयर विल बी स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रैफिक. इट्स रिक्वायर्ड मोर नंबर्स ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन डिवाइसेस, लाइटिंग एंड अदर फीचर्स व्हिच इंक्रीजेस द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. सो इसका डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन डिवाइसेस बहुत सारा चाहिए जो व्हिच विल इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. So this was all about our first chapter, that is the historical development of roads. So in the next chapter we will be seeing our geometric design of highway. So till now, please like, share and subscribe to our channel Ask Me Classes. We will be completing this series of transportation engineering very soon within 15 days. Thank you so much for being with us. Thank you.